ऐसा जीवन जीना है जिसमें एक एक पल में जान है, या ऐसा जीवन जीना है जिसमें अगर अब आर्थिक सुरक्षा मिल गई है और समाज में इज्जत मिल गई है, घर बस गया है, बच्चे वगैरह हो गए हैं, तो अपना मस्त पड़े रहो। खेद की बात यह है कि भारत का जो शिक्षित वर्ग है, जो संपन्न वर्ग है, उसका सपना यही है, एक बार किसी तरह से नौकरी लग जाए, पैसे आने लग जाएं, या व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार चलने लग जाए, घर बस जाए, पति मिल जाए या बीवी मिल जाए, जितने बच्चे चाहिए वो हो जाएं, दुनिया बोलने लग जाए कि भाव ही हैज अचीव्ड समथिंग। उसके बाद अपना मस्त पड़े रहो, मस्त पड़े रहो। दुनिया के सबसे कम सृजनात्मक लोगों में भारतीय आते हैं, लीस्ट क्रिएटिव। देखिए, ऐसे ही थोड़ी है कि आपका 140 करोड़ लोगों का देश होता है और कॉमनवेल्थ में कुछ पदक मिल जाए तो एकदम उत्तेजित हो जाता है। यहां तो कॉमनवेल्थ में भी एक ब्रॉन्ज आ जाता है तो ऐसा लगता है वाह क्या बात हो गई। उसके लिए भी देश के प्रधानमंत्री तक बधाई देते हैं, वाह कॉमनवेल्थ में, जबकि कॉमनवेल्थ का स्तर खेलों का ही बड़ा नीचे का होता है। और यह भी कोई कहने की बात नहीं कि हमारे यहाँ पे खेल की सुविधा वगैरह नहीं है तो इसलिए इतना हम आगे नहीं बढ़ पाए। इतने सारे दुनिया के गरीब मुल्क हैं और वो ओलंपिक्स के स्तर पर भी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। किसी भी ग्रैंड स्लैम के मेन ड्रॉ में आपने किसी भारतीय को कब देखा था आखिरी बार? कितने साल पहले, कितने दशक बीत गए? 140 करोड़ लोग हैं जिसमें सबके सब अब गरीब भी नहीं है। एक काफी बड़ा अब तबका निकल के आ गया है जो आर्थिक रूप से ठीक ठाक है, लेकिन जो आर्थिक रूप से ठीक ठाक है वो कहते हैं अब तो बन गई ना लाइफ, अब करना क्या है, अब क्या करना। मैं 38 का था जब मैंने स्क्वॉश सीखना शुरू किया, तो मेरे कोच के पास बच्चे बहुत सारे आते थे सीखने के लिए। अच्छी बात थी, बच्चे सीखें, अच्छा ही है। तो मैं बहुत खुश हुआ, मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये 8 साल 10 साल 12 साल वाले आपके पास आते हैं, गाड़ी भर भर के आते हैं सीखने के लिए। बोले ये जब तक 15 के हैं तब तक सीखने आ रहे हैं, उसके बाद एकदम अकाल पड़ जाता है। मैंने कहा क्यों? बोल रहे इनको इनके माँ बाप भेज रहे हैं ताकि इनका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स कोटे में एडमिशन हो जाए, और स्क्वॉश इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि स्क्वॉश अभी भारत में ज्यादा लोग खेलते नहीं, तो स्क्वॉश में अच्छी रैंकिंग पाना ज्यादा आसान हो जाता है, और जैसे ही अच्छी रैंकिंग मिलेगी उस रैंकिंग के दम पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, इसलिए इनको भेजा जा रहा है खेलने के लिए। यह है हिंदुस्तानी चित्त। उसे सब कुछ किस लिए करना है? एक बंधी बंधाई नौकरी मिल जाए सुरक्षित, बस एक सुरक्षित नौकरी मिल गई है और उसके बाद घर परिवार बसा लिया है जिसमें लगभग वैसी ही जिंदगी जी रहे हैं जैसे अपने बाप दादे जिया करते थे, बस ज्यादा पैसों के साथ। जिंदगी का आधार वही है जो 20 साल या 50 साल पहले होता था, बस पैसे ज्यादा आ गए हैं। और इस बात में गौरव का भी अनुभव है कि देखो हम बदले नहीं है, पैसा भले आ गया हो लेकिन हम गंवार बराबर हैं। कितना भी पैसा आ जाए गंवार ही नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं इनके पास पैसे की कमी है, ऐसा नहीं इनके पास अवसर की कमी है, ये चाहे तो कुछ भी खेलने जा सकते, पर काहे को खेलने जाए? अरे भाई, मेहनत मजदूरी करना ये तो मजदूरों का काम है ना, पसीना बहाने के लिए थोड़े ही हम इतने बड़े अफसर बने हैं। और फिर हम ऊंचे कुल के आदमी हैं, ये दौड़ना भागना ये सब तो नीचे लोगों का काम होता है, ये हम थोड़ी करते हैं। हमारा तो अब काम है बैठ करके बादाम फांकना। दुनिया भर में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक भारत में होते हैं, मधुमेह सबसे ज्यादा भारत में होता है, और ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। कहने को ये गरीब देश है और यहां खा खा के मर रहे हैं सब।
क्योंकि हमने जीवन का उद्देश्य ही बना लिया है खाना। कुछ भी करते हो उसमें एक उद्देश्य होता है, खाना, भोगना। कोई उच्चतर आदर्श हमारे लिए है ही नहीं। पश्चिम के पास कोई आध्यात्मिक आदर्श हो ना हो, उनके पास कम से कम एक लौकिक आदर्श तो है। उनके पास नहीं है आदर्श लिबरेशन का या मुक्ति का, पर उनके पास यह आदर्श है कि जितना जी रहे हैं इसको सुरुचिपूर्ण जीना है। जीवन में जितने रंग ला सकते हैं सब लाने हैं। दुनिया जितनी घूम सकती घूमेंगे। जो अधिक से अधिक कलाएं सीख सकते हैं सीखेंगे। डांस क्लासेस होंगी वहां पे 60-60, 80-80 साल वाले एनरोल करके डांस सीख रहे होते हैं। 60-60, 80-80 साल वाले एनरोल। भारत में आप बोल दीजिए 60-80 साल वालों को एनरोल करने के लिए, कहेंगे देखो बदतमीज, दादी को नचाएगा। तेरी हिम्मत हो गई इस तरह का संस्कृति विरुद्ध विचार लाने का। दादी को फिर क्या करना है? दादी को कुर्सी पे बैठाओ, उनके पांव मींजो, हिलने भी मत दो। 60 की हो तो भी वो 90 जैसी लगे। नाचने की बात कर दी, दादी नाचने जाएंगी, ये कैसी बात कर दी? नाचना तो वैसे भी भारत में माना गया है कि अरे ये तो छोटे वर्गों का काम है ना नाचना। कुछ भी ऐसा मत करो जिससे जिंदगी आगे बढ़ती है। पश्चिम अध्यात्म में बहुत विकसित ना हो पाया हो, जितना वो जीवन समझता है उसको, तो वो कला उनकी बेहतर, संगीत उनका बेहतर, आपका बॉलीवुड हॉलीवुड को चुराने के अलावा। और अब तो फिर भी खुल जाता है, म्यूजिक पर कॉपीराइट है वो दिखने लग जाता है। पहले जब इतना नहीं दिखता था 20 साल पहले, तो आपके जो शीर्ष संगीतकार थे सीधे सीधे हॉलीवुड से चुरा रहे होते थे और पता भी नहीं चलता था कि चुरा रखा है। जिसको हम कुछ ऊंचा नाम दे सकें, ऐसा अधिकांश आज जीवन में पश्चिम से ही आया है। यह बहुत खेद की बात है, लेकिन हमें इसे स्वीकार करना होगा। हम बस अपना थोथा गौरव पकड़कर बैठे रहते हैं कि हम महान हैं, और कभी कोई हॉलीवुड का अभिनेता योग करता दिख जाए तो तुरंत कहेंगे देखो बड़े होशियार बनते थे, अभी योग करना पड़ा ना, हम महान हैं। उन्हें तुमने एक दिन योग करते देख लिया तुम महान हो गए। तुम्हारा तो एक एक पल पश्चिमी आयातों से भरा हुआ है, तब नहीं महानता हो गई पश्चिम की। मैं कह रहा हूं कि हम विचार करें कि हम जीवन का अर्थ क्या समझते हैं। हमारे लिए खाने, भोगने और सुरक्षा से आगे का कुछ भी है क्या जीवन? हम में से कितने लोग यहां बैठे हैं जो खेलने जाते हैं? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है ये 3 हाथ देख के भी। अब तो ऐसा हो रहा है कि कहीं मैं हार्ट अटैक से न गुजर जाऊं। 12-14 हाथ खड़े हो गए, सैकड़ों में 12-14। वाह, सैकड़ों में 12-14। और ऐसा नहीं है, आप सब पैसे वाले लोग हैं। इतना तो सबके पास है कि एक रैकेट खरीद लें और एक जूता खरीद लें। नहीं जाना, नहीं जाना। क्यों? अरे इतनी पढ़ाई इसलिए थोड़ी करी थी कि रैकेट घुमाएंगे, ये कोई बात है? यही आदर्श है। अभी सुनने में इसको आप मजाक की तरह ले रहे हैं। बात अगर मजाक की होती तो सिर्फ 10-12 हाथ क्यों खड़े हुए होते, वो भी सिर्फ जवान लोगों के। 50 से ऊपर के यहां कितने लोग हैं जो खेलने जाते हैं? 40 से ऊपर के कितने लोग हैं यहां जो खेलने जाते हैं? अच्छा, कितने लोग हैं जो ढंग से 5 मिनट नाच सकते हैं? 40 से ऊपर वाले। किसी भी कला में पारंगत कितने लोग हैं जिसका अभ्यास करते हो? ये ना कह दे कि स्कूल के दिनों में एक ड्राइंग बनाई थी, माय हाउस।
कितने लोग हैं जो आज भी किसी कला का अभ्यास करते हैं, कोई भी कला, वो फोटोग्राफी भी हो सकती है, कोई भी कला। देख क्या है, जीवन किस लिए है फिर? कितने लोग हैं जिन्होंने भारत भ्रमण भी करा है ठीक से? भारत के उत्तर पूर्व को कितने लोगों ने देखा है? आप में से बहुत ऐसे हैं जो विदेश यात्रा की सामर्थ्य रखते हैं, है ना? विदेश यात्रा कितने लोगों ने करी है? दुबई वाले हाथ नीचे कर लें। विदेश यात्रा मानी विदेश, हाँ, नेपाल भूटान नहीं। क्यों? किस लिए कमा रहे हो आप? जन्म किस लिए, जीवन किस लिए, समय किस लिए? किस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हो? आज 20 के हो, 40 के हो, कल 60 के 80 के हो जाओगे। हालांकि 60-80 बोलने में भी मेरा आशय ये नहीं है कि 60-80 के हो जाओगे तो जीवन का अंत हो गया। 7 साल पहले यूरोप के टूर पे गया था 2-3 हफ्ते का, तो वहाँ पर नीदरलैंड्स में एक गांव है छोटा सा, ज़ैंडबूट। तो सत्र था, सत्र लेके लौट रहे थे, मैं था और 2-4 लोग थे संस्था के। तो वहाँ गांव के, वो समुद्र तट पर ही है गांव, तो वहाँ पर एक रस्म सी है कि हर शुक्रवार की रात को या हर शनिवार की रात को पूरा गांव नाचता है एक साथ। और वो जो गांव है वो एम्स्टर्डम से थोड़ी दूरी पर है, वो रिटायर्ड लोगों का गांव है जो कि शहर की भीड़ भाड़ में नहीं रहना चाहते, तो एक शांत तटीय जगह पे आके रह रहे हैं, कह रहे हैं अब अलग रहना है। और इतना वो जबरदस्त दृश्य था, गांव का ये एक चौराहा जैसा था। अब उनका गांव हमारे गांव जैसा नहीं होता है कि झोपड़ी, गांव माने बढ़िया है, और उसमें पूरा गांव नाच रहा है, जिसमें 80-90 साल वाले भी हैं, और गाने वाले भी वहां पे सब 60-60, 80-80 साल वाले हैं। भारत में ये सोच पाना भी असंभव है ना। हो रहा होगा, आपको भी बुलाने आएगा तो आप कहेंगे हट, तुम जाओ, छोकरे लोगों का काम है, हम थोड़ी आएंगे। वैसे ही 80-80 साल वाले वहां पर खुली जगह है, खाली, अपना साइकिल चला रहे हैं, और चला ही रहे हैं, साइकिल चलाई, लंबी खाली जगह है, उन पे अपना साइकिलिंग चल रही है, चल रही है, चल रही है, और एकदम फिट। हम जीते कहां हैं? इतना ही नहीं है, यहां जो आदमी जितना मुर्दा हो वो उतने सम्मान का पात्र बन जाता है, और जो आदमी जीवित दिखाई दे, जीवन की गर्मी और ऊर्जा और तरंग से विभोर, उसको लेकर के हमें असम्मान आ जाता है ना। एकदम अभी कोई मुर्दा होकर बैठ जाए, आपको लगेगा ये तो आदमी बढ़िया है, इतनी लंबी मैं दाढ़ी कर लूं और ऐसे बाल वाल हो जाएं, और खबर आ जाए कि बहुत बीमार रहते हैं आचार्य जी, और यहां पर आऊं ऐसे बैठूं, देखिए आपके मन में कितना सम्मान उमड़ेगा। जो जितना मुर्दा, वो उतना प्रशंसनीय, उतना सम्माननीय। हमने मुर्दा होने को ही आदर्श बना लिया है। यही वजह है कि भारत को बूढ़ा देश बोलते हैं। अजीब बात है, अगर औसत उम्र के हिसाब से देखें तो बूढ़े देश हैं जापान और यूरोप। वहां पर औसत उम्र भारत से दूनी है, वो वास्तव में बूढ़े देश हैं शारीरिक आयु के हिसाब से। लेकिन सदा से बूढ़ा देश माना भारत को जाता रहा है, क्योंकि यहां का मन बूढ़ा है, यहां का बच्चा भी बूढ़ा है। यहां का बच्चा सीधे बूढ़ा हो जाता है बिना जवान हुए। बच्चा पैदा हुआ, वो 2-4 साल के अंदर बुढ़ा गया। यहां जवानी आती ही नहीं, और जवानी अगर कभी दिख जाए तो हमें खतरा पैदा हो जाता है, ये क्या है। आपने देखा है एजिंग कितनी तेजी से होती है भारत में, खासकर विवाह के बाद।
किसी की शादी हो 28-30 की उम्र में और उसको देखिएगा आप 5 साल बाद, कम से कम 25 किलो वजन बढ़ा होगा, चेहरा इतना फूल गया होगा और उम्र लग रही होगी 15 साल बढ़ी हुई। क्योंकि हमारा उद्देश्य जीवंतता नहीं है, हमारा उद्देश्य भोग है। अब बताइए मटीरियलिस्ट कौन हुआ, अमेरिकन या इंडियन? बोलो। वो तो फिर भी हैप्पीनेस मांगते हैं, हम सिर्फ कंजम्पशन मांगते हैं। वो तो फिर भी खोजते हैं कि हैप्पीनेस और कहां कहां मिलेगी, नए नए रास्ते। हम तो वो जो पुराना सड़ा गला ढर्रा है भोग का, बस उसमें अटके रहते हैं और उससे आगे निकलने की हम में हिम्मत भी नहीं होने पाती। कुछ नया देख लेते हैं तो थर्रा जाते हैं, ये क्या, ये कैसे, नहीं ऐसे नहीं। कल ही था नोएडा की डीएलएफ मॉल में, कभी ऐसा नहीं होता कि वहां पर ये ना दिखाई दे कि जो वहां ये बना रहता है आपका उतरने के लिए एस्केलेटर और चढ़ने के लिए, इसमें लोगों को डर ना लग रहा हो। 1 2 4 लोग हमेशा होंगे जो पहले ऐसे देखेंगे, उतरे नहीं उतरे, क्या है। कुछ भी अलग हो रहा हो तो हमारे लिए चिंता का विषय बन जाता है। नए के प्रति हम खुले नहीं हैं, नए के प्रति हम और बंद हैं। हम डरे हुए लोग हैं जिन्हें अतीत जैसा ही जीना है, क्योंकि अतीत एक बार जिया जा चुका है, इसलिए जाना पहचाना है, इसलिए सुरक्षित लगता है। हमें कुछ नया उतारना नहीं जीवन में। एक चिंता होती है, खाने पीने को हो जाए, सेटल हो जाए, उसके आगे कुछ नहीं चाहिए। और सेटल तो आप हो जाते हो 30 की 32 की उम्र में, तो उसके आगे जब आपको कुछ चाहिए नहीं तो उसके आगे फिर कुछ मिलता भी नहीं। आप किसी से अरमान पूछो, जवान आदमी से, क्या चाहिए तुझे जिंदगी में, वो बस इतना ही बता पाता है। प्लेसमेंट, जॉब, यूपीएससी, या अगर घर के धंधे में लगा है तो पैसा। पूछो ठीक है ये, अब इसके बाद तो एकदम हक्का बक्का, क्योंकि इसके आगे उसने कभी सोचा ही नहीं, इसके आगे का उसे कभी चाहिए ही नहीं। ठीक है बाबा तेरी लग गई नौकरी, अब बता, अब नहीं, चलो शादी भी उसमें जोड़ लो, हो गई शादी, अब तो हो गई, तो मतलब इसके आगे थोड़ी कुछ होता है, माने दी एंड है, मर जाएगा। अब क्या करेगा, वो ले आया तू लड़की अब घर में, अब क्या करना है, आ गई, अब नहीं, अब तो पिक्चर खत्म हो जाती है ना यहां पे, फिर तो नहीं, यही तो होता है जब आप फिल्म देखने जाते हो, शादी हो जाती है फिर पिक्चर खत्म हो जाती है, उसके आगे का तो कभी सोचा ही नहीं। हाँ, आगे कुछ चाहिए ही नहीं। किसके पास अरमान होते हैं कि 50 का होने से पहले इतने देश मुझे दुनिया के देखने हैं। आपको किसी चीज से प्रेम हो, मान लीजिए आपको अंग्रेजी पिक्चरें अच्छी लगती हैं, आप कभी सोचते हो कि एक बार जाके हॉलीवुड घूम के आओगे? हॉलीवुड छोड़ दो, हम में तो सभी फिल्मी हिंदी गाने सुनते हैं। कितने लोगों ने जाके बंबई में भी स्टूडियोज देखे हैं, कितने लोग जाकर के बंबई में भी थिएटर में बैठ के आए हैं। परलोक छोड़ दो, इसी लोक में इतना कुछ है जो जानने समझने जीने के लायक है। हमें उसका कुछ पता है क्या? हमारे लिए इतना पर्याप्त है कि महीने का गल्ला आ रहा है, इतना बहुत है, और लाइफ सेट हो चुकी है, घर में बीवी है, कतई पतिव्रता है, कहीं नहीं भागेगी, तो सोचना नहीं पड़ता। एक नुन्नू है, एक नुन्नी है, नुन्नी के लिए दहेज पूरा जमा कर दिया है, कोई समस्या की बात नहीं। नुन्नू नालायक है, लेकिन डोनेशन देकर उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करा ही देंगे, इंजीनियरिंग करा देंगे, कुछ आगे करा देंगे, हो गया, सेट है। जब सेट है तो फिर दिन भर करते क्या हो? कुछ नहीं, ऐसे ही अपना गॉसिप, व्यर्थ के काम,
अनुत्पादक काम, हिंसात्मक काम। टीवी देखो, बहुत सारा टीवी। हम टीवी खोर लोग हैं। क्या करता है दिन भर? टीवी खाता है, सोशल मीडिया खाता है, ट्विटर पे कमेंटबाजी करता है। ये हमारी जिंदगी। आपके पास करने को कुछ सृजनात्मक होता जीवन में तो आप ये कर रहे होते, और वहां पर जाकर के आप कोई लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने काम तो करते नहीं, गाली गलौजी कर रहे होगे। ट्विटर पे तो खासतौर पे सिर्फ यही चलता है। ये इसमें हमारी। टिकटॉक भारत में बैन हुआ, उससे पहले टिकटॉक के ट्रैफिक, अब आंकड़े नहीं आते हैं, कोई गूगल कर लेगा तो आ जाएगा। टिकटॉक के ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत से आता था, बहुत बड़ा हिस्सा। लेकिन टिकटॉक के रेवेन्यू का बहुत छोटा हिस्सा भारत से आता था। इसे मतलब समझ रहे हो? कमाने धमाने से कोई मतलब नहीं है, कोई आर्थिक आधार भी नहीं उस व्यक्ति का, लेकिन वो बस क्या कर रहा है दिन भर? टिकटॉक पे बैठा हुआ है। तो ट्रैफिक दे रहा है मतलब स्क्रॉलिंग कर रहा है, लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, सब अपना कर रहा है। लेकिन टिकटॉक को आमदनी कुछ नहीं होती थी भारत से, बस खाली बैठ करके समय खराब करना है। अभी जब बेंगलोर में थे, आईएससी में जब शिविर हुआ था, इतना अच्छा लगा। अब सत्र खत्म होता था, रात देर हो जाती थी, फिर मैं कहता था मुझे खेलना है। तो वहां पर एक ऐप चलती थी, किस ऐप से बुकिंग होती है खेलने की जगहों की? हाँ, तो आप जहां हो, आप बस ये डाल देते थे कि इसके 5 किलोमीटर के अंदर अंदर बता दो। हालांकि रात में 1-2 बजे 5 किलोमीटर का भी कोई मतलब नहीं है, ट्रैफिक खाली रहता है। और इतने सारे कोर्ट्स वहां खाली मिल जाते थे। आप जाओ खेलो, जाओ खेलो। उत्तर भारत में यह भी नहीं होता। आप यहां कहें कि रात के 11 बजे भी खेलना है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहां ग्रेटर नोएडा में जो सरकारी स्टेडियम है वो 9 बजे ही बंद हो जाता है। पहले तो उसमें घुसने के लिए आपको काफी कुछ करना होता है, फिर 9 बजे बंद भी हो जाएगा। हम संस्कारी लोग हैं भाई, जल्दी सोते हैं। और दूसरा ये जेपी वालों का है, वो 10 बजे बंद हो जाता है। आप 9-10 बजे के बाद खेलना चाहें तो आप खेल नहीं सकते। और बेंगलोर में मैं रात में 2 बजे खेलना शुरू होता, तो रात में 4 बजे तक खेल रहे हैं। एक दिन मुझे याद है, शायद शिविर का आखिरी दिन था या शायद आई एम बेंगलोर वाला दिन था, जिस दिन वहां पे टॉक थी। तो रात में 3 या 4 बजे तक खेला, और उसके बाद मैं और कुणाल खेल रहे थे। तो शुभंकर अपना बाहर था, बाहर आए तो बाहर है नहीं। फ़ोन किया, आया, मैं कहाँ थे? बोल रहे खोजा है क्या? बोले यहाँ बगल में स्टारबक्स है, वो खुला हुआ है अभी भी, रात में 3 बजे। और वो इतना अच्छा अनुभव था कि रात में 3 बजे तक आपने बैडमिंटन खेला, और उसके बाद जाके आप एक स्टारबक्स में बैठ रहे हो, वो भी बाहर, अंदर नहीं बैठे थे हम, बाहर खुले में बैठे थे। मेरी बात का मर्म समझिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रात में 3 बजे जो जगे वही जिंदा आदमी है, पर कुछ तो हो। इतनी कलाएं किस लिए होती हैं? हिंदुस्तान से जो अच्छी पत्रिकाएं निकलती थीं वो सब बंद हो गई, उन्हें पढ़ने वाले पाठक नहीं मिलते हैं। छोटा था पराग निकलती थी, बंद। और याद आ रही हैं अच्छी पत्रिकाएं जो बंद हुई हैं? सब पता करिएगा। और वो सब बंद इसलिए हुई थी क्योंकि उनको पाठक नहीं मिल रहे थे। क्या देखने में मगन है आम आदमी? क्रूर दर्शन, ये वो इसमें लगे हुए हैं। उससे आपकी जिंदगी को मिल क्या रहा है? जो कुछ भी जीवन को रस से भरता है, एक ऊंचाई देता है, उससे हमें कोई ताल्लुक नहीं। मैं कई बार पूछता हूं, क्योंकि सुरक्षा की ज्यादा चाहत हमारे यहाँ महिलाओं को होती है। मैं पूछता हूं, आप खाना बनाती हो, आप 40-50 साल से खाना बना रही हो, आपका मेन्यू भी बदला है, आप एक ही काम 40 साल से कर रहे हो, दाल चावल सब्जी रोटी यही कर रहे हो, तो इसी में कुछ विविधता ले आ लो। ज्यादातर घरों में तंदूर तक नहीं होता। ऐसा तो नहीं है कि आप तंदूरी चीजें खाते नहीं होंगे, बाहर जाके तंदूरी रोटी तो खाते होंगे, और तंदूर से कितनी चीजें बनती हैं वो भी खाते होंगे।
मांसाहार की बात नहीं कर रहा हूं। कितने घरों में तंदूर है, इज्जत बचा ली उसने कोने में। अब वो भी डर के नीचे कर लिया कि मैं ही क्यों फंसूं। और जब आप जाते होंगे रेस्टोरेंट में, आप ज्यादातर तंदूरी रोटी मंगाते हैं, ठीक? अगर रोटी मंगा रहे हैं तो आप रेस्टोरेंट में तवा रोटी तो नहीं बोलते होंगे ज्यादातर, ठीक बोला ना? घर में तंदूर तक नहीं होता। चाय तो सब पीते हैं, क्या चाय में भी विविधता लेकर के आए? आज भी वैसी चाय पी रहे हो ना जैसे 40 साल पहले पीते थे? और कम से कम 40 तरह की अलग अलग चाय बन सकती हैं, वो भी बनवाई कभी? सब्जियां भी बहुत तरह की होती हैं, लेकिन हम एक मध्यम वर्गीय संस्कारित क्षेत्र के भीतर फंसे रहते हैं। उसके पीछे जाओ तो गांव गमई की बहुत सारी सब्जियां मिल जाएंगी, हमें उनसे भी कोई लेना देना नहीं। और उसके आगे जाओ तो अंतर्राष्ट्रीय सब्जियां मिल जाएंगी, वो महंगी आती हैं लेकिन मिलती हैं बाजार में, हमें उनसे भी कोई लेना देना नहीं। हमारी बंधी बंधाई 4-5 सब्जियां हैं, उनसे कार्यक्रम चल रहा है जिंदगी का। आलू, मेरे ख्याल से सूची यहीं खत्म हो जाती है। 90% भारत में आलू बोल दिया तो 90% तो सब्जी खत्म हो गई। अब बाकी 10% में 2-4 नाम और जोड़ लो। कहीं भी कुछ ऐसा है कि कुछ नया हो, कुछ ताजा हो, कुछ जानना है, सबका सब बस अतीत का दोहराव। मां ने आलू गोभी खिलाई, मैंने आलू गोभी बनाई। नया कुछ नहीं, न जानना है, न सीखना है, न करना है। कपड़े, आप जो कपड़े पहन रहे हो भारतीय तो ये भी नहीं है। अगर आप यही कहोगे कि मुझे वही कपड़े पहनने हैं जो हमारे श्रेष्ठ पूर्वज पहना करते थे, तो आपके श्रेष्ठ पूर्वज शर्ट पैंट तो नहीं पहनते थे, लेकिन शर्ट पैंट पिताजी पहनते थे, तो वो देखा हुआ वही दोहरा रहे हैं। कपड़ों में भी कोई नवीनता है? लवलेस एंड कलरलेस। दुनिया बदल गई, त्योहार भी हम आज वैसे ही मनाते हैं जैसे पहले मनाया करते थे। एक बदली दुनिया में त्योहार का बदलना जरूरी है या नहीं? त्योहार का मर्म नहीं बदल सकता निश्चित रूप से। राम नहीं बदलेंगे और राम जिन ऊंचाइयों के प्रतीक हैं वो ऊंचाइयां नहीं बदलेंगी, पर त्योहार कैसे मनाना है वो चीज तो बदलनी चाहिए ना। पर वो चीज भी जैसी 50 साल पहले, और हम बहुत पीछे नहीं जाते, हम सिर्फ 50 साल पीछे जाते हैं, क्योंकि बहुत पीछे जाएंगे तो खतरा हो जाएगा। बहुत पीछे जाएंगे तो वहां भी बहुत कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे हम परिचित नहीं। हम बस अपने परिचय के दायरे के भीतर कैद रहना चाहते हैं। तो माने पिछले 50 साल में जो चला, जो हमने देख लिया पिताजी और दादाजी का, उसी को दोहराते रहना है, उसी को दोहराते रहना है। और जो न दोहराए उसको बोल दो पापी। तो पिताजी थोड़ी गए थे उत्तर पूर्व घूमने, जब पिताजी ने नहीं घूमा तो हम कैसे घूमे? संस्कारों की बात है। पिताजी ने अपना गांव देखा था और कुल एक बार जिले में शहर तक गए थे पूरी जिंदगी। तो हमने यही बड़ा पाप कर दिया है कि हम जिले से बाहर निकल के थोड़ा प्रांत देख लिए हैं। अब हम ये थोड़ी करेंगे कि प्रांत से भी बाहर निकल के उत्तर पूर्व चले जाएं, कहीं और चले जाएं। खेलिए, नाचिए, सीखिए, जानिए, यात्रा करिए, पढ़िए। दोनों बातें याद रखिए। पहली बात, जिंदगी बहुत बड़ी नहीं है। दूसरी बात, अभी मर नहीं गए। याद रखेंगे जिंदगी बहुत बड़ी नहीं है तो थोड़ी जल्दी रहेगी, वो जल्दी आवश्यक है। और याद रखेंगे कि अभी मर नहीं गए तो ये बहाना नहीं दे पाएंगे कि अब तो बहुत देर हो गई है, अब क्या करना है। देर हो गई होगी, हो सकता है आप 50 के हो गए, पर अभी मर तो नहीं गए ना। आप शुरू करिए। ज्यादा बड़ी अनुचित बात बोल दी, ठीक नहीं लग रहा। और ये भीतर से अकड़ तो बिल्कुल ही निकाल दीजिए कि जो लोग आपकी तरह की जिंदगी नहीं जी रहे वो आपसे नीचे के हैं। भूलिएगा नहीं कि आप जो जिंदगी जी रहे हैं वो आपने चुनी नहीं है, वो आपके ऊपर थोपी गई है। जिस जिंदगी को सिर्फ इसलिए जी रहे हैं कि थोपी गई है, एक तरह की विवशता है, उसको लेकर अकड़ कैसी भाई। अभी बहुत दिन नहीं बीते हैं, विवाहित महिलाएं बाल ही नहीं कटवाती थी। शायद अभी भी बहुत घरों में ये चलता हो।
कहते ही अपशकुन होता है। बाल तो विधवा के मूंडे जाते हैं ना। मुझे अपने ही जान पहचान के क्षेत्र में बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी कि आप जब अपने बालों का ख्याल नहीं रख पाती हैं तो क्यों इतने लंबे रखे हुए हैं, और बालों का ख्याल रखने से ज्यादा बेहतर काम है जिंदगी में करने के लिए। कटवा लीजिए, अच्छे लगेंगे छोटे बाल। मुझे बड़े बालों से कोई समस्या नहीं है, लेकिन मजबूरी नहीं होने चाहिए ना, चाहे बड़े बाल हो चाहे छोटे बाल हो। चुनाव हो हमारा और चैतन्य चुनाव हो तब तो कोई समस्या नहीं, पर सिर्फ संस्कारवश विवशतावश ढो रहे हो तो कौन सी बात हो गई भाई। अच्छा, फिर एक मानसिक प्रयोग करिएगा। आज से 20 साल पहले के एक पल में चले जाएं और उस पल में आपको आपकी वो तस्वीर दिखाई जाए जैसे आप आज हैं। मान लीजिए आप आज 40 के हैं, आप 20 के हो जाइए, उस पल में चले जाइए और उस पल में आपको आपकी आज की तस्वीर दिखाई जा रही, कहा जा रहा है 20 साल बाद तुम ऐसे होगे, ऐसे दिख रहे होगे, ऐसा जी रहे होगे, ऐसे कपड़े पहन रहे होगे, ऐसा खा रहे होगे, ऐसा सोच रहे होगे। आप स्वीकार कर लेते? नहीं कर लेते ना। तो कौन सी मजबूरी है फिर? कुछ नहीं, बस सेटल हो गए हैं। द ग्रेट इंडियन ड्रीम, गेट सेटल्ड। सेटल हो गए ना, क्या करना है? आप भी कभी कॉलेज में थे, कभी जवान थे, बूढ़े ही नहीं पैदा हुए थे। अच्छा, यहां ऐसे भी लोग होंगे ना जिनके घर में गाड़ी है पर उन्हें गाड़ी चलानी नहीं आती। अब छुपाइए मत, देखिए हमारी आपकी बात, उठाई दीजिए हाथ। घर में गाड़ी है पर चलानी नहीं आती, उठाइए उठाइए। देवियों के ज्यादा उठेंगे, उठाइए। अब समझ गई ना मुझे क्या बोलना है। वो जो स्मार्टफोन से पहले वाला चलता था नोकिया, वो अभी भी बिकता है भारत में, और उसकी वजह ये नहीं कि वो सस्ता है, स्मार्टफोन भी अब बहुत सस्ते हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो स्मार्टफोन चलाना जानते ही नहीं, उन्हें सीखना ही नहीं है, उनकी आदत उसी की लगी हुई है। वो कह रहे हैं आदत लग गई ना, संस्कार लग गए, और जो संस्कारों को बदले वो पापी। तो कह रहे वही दे दो, बस वही चलाते हैं वो। आप में से कितने लोग क्रिप्टो समझते हैं? अरे ये हटाओ, कितने लोग नहीं समझते हैं? ये बात क्यों नहीं समझती हैं? क्या मिलेगा ना समझ के, और कितना मुश्किल है समझना। किसी जानने वाले से आधे पौन घंटे बात कर लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं आप ट्रेडिंग करने लगेंगी, पर समझ तो जाएंगी।